बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी खातिर हिंदू धर्म भी इख्तियार कर लूंगी, मगर मेरी एक शर्त यह है कि मैं सल्तनत गजनी को तबाह और बर्बाद देखना चाहती हूँ। यकायक अरमगाना के चेहरे का रंग गहरा हो गया और वो शगुफ्ता गुलाब के बजाय शोलाए सोजा नजर आने लगी। मुझे आपके जज्बों और ख्वाहिशात की जीनत बनना मंजूर है, मगर इस तरह के गजनी का तख्त और सबकतीन का सर मेरे कदमों के नीचे हो, मैं उन्हें रौंदती हुई गुजर जाऊं। ये एक कड़ी शर्त थी जिसे पूरा करना आसान नहीं था, मगर अरमगाना राजा जयपाल के हवास पर मुसल्लत हो गई थी। मजबूरन उसने इकरार कर लिया। मुझे ये शर्त भी मंजूर है, लेकिन गजनी पर हमले से पहले तुम्हें मेरे साथ शादी करना होगी। अरमगाना एक बेहया औरत थी, मगर जयपाल के सामने अपनी पारसाई जाहिर करने के लिए उसने शर्मा कर सर झुका लिया। अरमगाना शिराजी और ब्राह्मण हुक्मरान के दरमियान ये सियासी मुआहदा तय पा चुका था, लेकिन अचानक राजा जयपाल चौंक पड़ा। पर बलराम सिंह का क्या होगा? ये शादी तो उसे मेरी तरफ से बदगुमान कर देगी। आखिर आप बलराम सिंह को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? अरमगाना शिराजी ने बड़े बेनियाजाना अंदाज में सवाल किया। वो मेरी फौजी ताकत का कल्बो जिगर है। राजा जयपाल ने कहा, मैं किसी भी हाल में बलराम सिंह को खोना नहीं चाहता, और मुझे ये भी गवारा नहीं कि वो तुम्हारी आरज़ू करे। अरमगाना शिराजी ने एक मुख्तसिर से मुलाकात में राजा जयपाल की हालत का अंदाजा कर लिया था। ब्राह्मण हुक्मरान के दिलो दिमाग में एक खौफनाक जंग जारी थी। अरमगाना चाहती थी कि जंग में राजा जयपाल का दिल और उसके दिमाग पर गालिब आ जाए, और फिर मगरूर ब्राह्मण हुक्मरान घुटनों के बल उसके सामने रेंगने लगे। आप मुतमिन रहें, अरमगाना ने अपने नाजो अदा का भरपूर मुजाहरा करते हुए कहा। न आप बलराम को खोएंगे और न बलराम सिंह मुझे छू सकेगा। हाँ, मैं यही चाहता हूँ। राजा जयपाल बेकरार होकर आगे बढ़ा, मगर अरमगाना शिराजी एक अदाए खास के साथ पीछे हट गई। मुझे ऐसी ही धर्मपत्नी की जरूरत है जो मेरे दिल को भी सुकून बख्शे और सियासी मसलों का हल भी पेश करे। राजा जयपाल अजीब से ख्वाब देखने लगा था। दूसरे दिन सिपह सलार बलराम सिंह तन्हाई में अरमगाना शिराजी से मिला। मैं एक सिपाही हूँ, मुझे सियासतदानों के लहजे में गुफ्तगू करने का सलीका नहीं आता। बलराम ने अपनी आवाज को नरम करने की बहुत कोशिश की थी, मगर उसके लहजे की फितरी सख्ती किसी न किसी उन्वान नुमाया होती ही थी। हो सकता है कि मेरी जुबान से अदा होने वाले अल्फाज तुम्हें तलवार की धार की तरह महसूस हों, लेकिन तुम मेरे दिल की तरफ देखो जो मोम की तरह पिघल रहा है। मैं सिपह सलार की बातों का मफहूम समझने से कासिर हूँ। अरमगाना शिराजी जानबूझकर अनजान बन गई थी। क्या महाराज जयपाल ने तुम्हें कुछ सुनाया? बलराम सिंह के लहजे में हल्की सी झुंझुलाहट थी। मैं तो यही समझा था कि तुम अब तक मेरे जज्बात से बाखबर हो चुकी होगी। मुझे दरमियानी राब्ते पसंद नहीं। अरमगाना की भवें खिंच गई थी और माथे पर कई बल पड़ गए थे। मैं हर बात तुम्हारी जुबान से सुनना चाहती हूँ, तो फिर साफ साफ सुन लो। बलराम सिंह के लहजे की करख्तगी कुछ और नुमाया हो गई थी। मैं तुम्हें हर कीमत पर हासिल करना चाहता हूँ, और अगर मैं इनकार कर दूं? अरमगाना ने मसनूई गुस्से का इजहार करते हुए कहा। मैं इनकार सुनने का आदी नहीं हूँ। बलराम सिंह ने मुत्तमिन लहजे में जवाब दिया। यही मेरा मिजाज है कि पहले तो किसी शय की तमन्ना नहीं करता हूँ, मगर जब सीने में कोई ख्वाहिश जाग उठती है तो फिर उसकी तकमील के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देता हूँ। क्या यही सिपाहियों की रवायत है? एक कमजोर और बेसहारा औरत को जबर तशद्दुद का निशाना बनाया जाए? बलराम सिंह के लहजे का ठहराव देखकर अरमगाना को खौफ महसूस होने लगा था। इसलिए फौरन ही उसने राजपूत सिपह सलार की गैरत और मर्दानगी के जज्बात को उभारने की कोशिश की। मैं तुम पर कोई जुल्म नहीं कर रहा हूँ। बलराम सिंह के चेहरे पर गुस्से का धुंधला सा अक्स तक नहीं था, मगर फिर भी वो किसी चट्टान की तरह सख्त नजर आ रहा था। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी पसंद हो, और मैं अपनी पसंद को किसी और का नहीं होने दूंगा। ये कहकर बलराम सिंह ने बहुत गौर से अरमगाना की तरफ देखा और फिर एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोला। मैं तुम्हें सारी जिंदगी अपने सामने रखूंगा, मगर तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारे जिस्म को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। अरमगाना हैरत ज़दा रह गई। बलराम सिंह एक अजीब इंसान था और उसकी ख्वाहिश इससे भी अजीब थी। सिपह सलार के किरदार का ये पहलू देखकर अरमगाना का खौफ ज़ायल हो गया, मगर फिर भी वो मुकम्मल तौर पर इत्मीनान कर लेना चाहती थी। ये भी एक किस्म की सजा है जो तुम मुझे देना चाहते हो। अरमगाना ने इस कदर उदास लहजे में कहा जैसे चंद लम्हों बाद वो अपनी बेकसी पर रो पड़ेगी। कुछ भी समझ लो, मैं अपने दिल से मजबूर हूँ। बलराम सिंह एक सिपाही था, इसलिए बेझिझक अपने जज्बात का इजहार कर रहा था, मगर मेरी भी तो कुछ मजबूरियां हैं। अरमगाना ने मखसूस नस्वानी अदा का मुजाहरा करते हुए कहा। अपनी सारी मजबूरियां मुझसे कह डालो। बलराम सिंह के लहजे में बड़ी सादगी और तड़प थी। अरमगाना, तुम्हारी मजबूरियां मेरी मजबूरियां हैं। बलराम की बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने अपनी तलवार खोलकर अरमगाना के कदमों में रख दी है।
میں نے عہد کیا ہے کہ جو شخص امیر سبکتگین اور محمود کے کٹے ہوئے سر میرے سامنے پیش کرے گا میں اس کی کنیز بن کر ساری زندگی گزار دوں گی۔ یہ کہتے کہتے ارمغانہ کا گل رنگ چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ اگر تم میرے عہد کی آبرو رکھ سکتے ہو تو آگے بڑھو، ورنہ مجھے یہاں سے جانے دو، میں بہت بدنصیب عورت ہوں۔ یکایک ارمغانہ دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر رونے لگی۔ ارمغانہ کی شرط سن کر چند لمحوں کے لیے بلرام سنگھ کو سکتہ سا ہو گیا تھا، مگر وہ فوراً ہی سنبھل گیا اور آگے بڑھ کر اس نے ارمغانہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ تیرا عہد میرا عہد ہے اور تیری آبرو میری آبرو ہے۔ بلرام سنگھ کے لہجے میں آگ برس رہی تھی۔ ارمغانہ نے عیاری کے ساتھ اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا لیے اور بھیگی پلکوں کے ساتھ بلرام سنگھ کی طرف دیکھنے لگی، جس کا چہرہ انگارے کی طرح دہک رہا تھا۔ اب میں تیرے پاس سبکتگین اور محمود کے سر کو لے کر ہی آؤں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ موت کا کھلا ہوا سفر ہے، شاید ہی واپس لوٹ کر آؤں، مگر اس کے سوا کوئی راستہ بھی تو نہیں۔ بلرام سنگھ کی چاہت کا انداز ہی ایسا ہے، کبھی کبھی تو وہ موت کو بھی اپنا محبوب سمجھنے لگتا ہے۔ یہ کہہ کر بلرام جانے کے لیے مڑا، مگر چند قدم آگے بڑھ کر رک گیا، پھر بڑے خوفناک لہجے میں بولا، اگر تیری طرف کوئی بہکی ہوئی نظر اٹھے تو مجھے بتا دینا، چاہے وہ راجہ جے پال کی نظر کیوں نہ ہو۔ اتنا کہہ کر بلرام سنگھ کمرے سے نکل گیا اور ارمغانہ کے ہونٹوں پر ایک فتنہ انگیز مسکراہٹ ابھر آئی۔ اپنی فتح کے اس احساس سے سرشار نظر آ رہی تھی کہ اس نے ایک ہی وقت میں دو طاقتور مردوں کے دماغوں پر مکمل گرفت حاصل کر لی تھی۔ بلرام سنگھ اپنے جذبہ عشق میں سچا تھا، مگر راجہ جے پال ارمغانہ کے ساتھ ایک بھیانک کھیل کھیل رہا تھا۔ اس نے بہت غور و فکر کے بعد یہ منصوبہ بنایا تھا کہ وہ خفیہ طور پر ارمغانہ سے شادی کر لے گا، پھر وہ مناسب سمجھے گا تو غزنی پر حملہ کرے گا، ورنہ بہانہ سازی سے کام لے کر اپنی مملکت کی حدود میں سکون و اطمینان سے بیٹھا رہے گا۔ اس طرح ارمغانہ کی ضد پوری ہو جائے گی اور جب اسے نجات کا کوئی راستہ نہیں ملے گا تو وہ ایک داشتہ کی حیثیت سے جے پال کے خفیہ عشرت کدے کی زینت بن جائے گی۔ برہمن حکمران اپنے عیارانہ منصوبے سے پوری طرح مطمئن تھا اور روزانہ نصف شب کے قریب ارمغانہ کو خلوت میں طلب کر کے پرفریب باتیں کرتا اور پچھلے پہر تک شراب پیتا رہتا۔ ارمغانہ کی قربتوں نے جے پال کو نئے کیف و سرور سے آشنا کیا تھا، مگر اس کا یہ نشہ اس وقت اتر گیا جب تقریباً ایک ماہ بعد سپہ سالار بلرام سنگھ نے حاضر ہو کر اسے پریشان کن خبر دی، اسد شیرازی سچ کہتا ہے، امیر سبکتگین ہندوستان کے کئی علاقوں پر قبضہ کر چکا ہے۔ اگر مسلمان حکمران کو بروقت نہیں روکا گیا تو وہ دن دور نہیں جب سبکتگین اپنے گھوڑوں کے سموں سے ملتان کی سرزمین کو بھی رون ڈالے گا۔ اس اطلاع نے جے پال کی نیندیں حرام کر دی تھی۔ چند روز تک وہ تنہائی میں سپہ سالار بلرام سنگھ سے اپنی جنگی حکمت عملی پر بحث کرتا رہا اور پھر تمام نشیب و فراز کا جائزہ لینے کے بعد اس نے اسد شیرازی کو خلوت میں طلب کر لیا۔ مجھے سبکتگین کی فوجوں کی تعداد، خفیہ راستوں اور مسلمانوں کے طریقہ جنگ کے بارے میں تمام تفصیلات بتاؤ۔ راجہ جے پال نے تحکم آمیز لہجے میں کہا، اگر بعد میں تمہاری فراہم کردہ کوئی اطلاع غلط ثابت ہوئی تو میں تمہیں بڑی دردناک سزا دوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے دست و پا کاٹ کر تمہیں ملتان کے کسی ویران راستے پر پھینک دیا جائے، پھر نہ کوئی تمہارے حلق میں پانی کے چند قطرے ٹپکانے والا ہوگا اور نہ منہ میں روٹی کا ٹکڑا ڈالنے والا۔ تم اس کمرے میں بیٹھ کر خود بھی اندازہ کر سکتے ہو کہ وہ کیسی لرزہ خیز موت ہوگی۔ یکایک جے پال کے لہجے سے انتہائی سفاکی جھلکنے لگی تھی اور وہ کسی انسان کے بجائے ایک بھوکا درندہ نظر آنے لگا تھا۔ اسد شیرازی نے اپنے فطری عیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً ہی راجہ جے پال کے پاؤں چھو لیے اور دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، سمراٹ، سبکتگین آپ کی طرح میرا بھی بدترین دشمن ہے۔ اس کے بعد اسد شیرازی نے برہمن حکمران کے سامنے مملکت غزنی کے سارے راز اگل دیے۔ سمراٹ، میں جانتا ہوں کہ سبکتگین کی فوج آپ کے لشکر جرار کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، مگر مجھے نظام شاہ کی طرف سے ہر وقت ایک خطرہ سا لگا رہتا ہے۔ کون نظام شاہ؟ راجہ جے پال نے تحقیر آمیز لہجے میں پوچھا۔ وہ غزنی کا ایک جادوگر ہے۔ یکایک اسد شیرازی خوفزدہ نظر آنے لگا تھا۔ اس کی شدہ بازیوں نے بڑے گل کھلائے ہیں۔ سمراٹ کو میرا یہی مشورہ ہے کہ وہ غزنی پر حملہ آور ہونے سے پہلے نظام شاہ کے جادو کا ضرور توڑ کر لیں۔ میں نے ایسے ہزاروں نظام شاہ دیکھے ہیں۔ جے پال کے غرور و تکبر میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ پنڈت رگھوناتھ سے بڑا جادوگر کون ہوگا؟ گرودیو، غزنی کے اس چوہے کا بھی انتظام کر دیں گے۔ پھر اس رات جے پال نے ارمغانہ کو اپنے عشرت کدے میں طلب کر کے کہا، میں نے غزنی پر حملے کا فیصلہ کر لیا ہے، اب تم بھی اپنا وعدہ پورا کرو۔ ارمغانہ کچھ دیر کے لیے پریشان ہو گئی، مگر اب اس کے سامنے کوئی راہ فرار نہیں تھی۔ اگر بلرام سنگھ کو اس کی خبر ہو گئی؟ ارمغانہ نے ڈرتے ڈرتے کہا، وہ میرا مسئلہ ہے۔ راجہ جے پال نے غضبناک لہجے میں کہا، میں غلاموں کے سوالوں کا جواب دینا پسند نہیں کرتا۔ بلرام سنگھ کچھ بھی صحیح، لیکن اول و آخر وہ میرا ملازم ہے۔ ارمغانہ جے پال کے خلوت کدے سے نکلی اور رات بھر اسد شیرازی سے مشورے کرتی رہی۔
दूसरे दिन उसने बड़ी राजदारी के साथ दरबारी पंडित बुर्ज मोहन के सामने हिंदू मजहब इख्तियार कर लिया और एक खौफनाक रास्ते पर चल पड़ी। राजा जयपाल अपनी इस फतह से बहुत खुश था। उसकी पसंदीदा औरत उसके इशरत कदे में दाखिल हो चुकी थी। दरबारी पंडित बुर्जमोहन ने राजा जयपाल और अरमगाना को रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक कर दिया था। जब वो ब्राह्मण हुक्मरान के साथ आग के गिर्द फेरे लगा रही थी तो उसके तस्वरात में बड़े अजीब अजीब मनाजिर उभर रहे थे। वो खुली आंखों से देख रही थी कि पूरे गजनी में आग लगी हुई है और सुबकतगीन के तख्त ताज भड़कते हुए शोलों में जल रहे हैं। फिर उसकी आंखों ने यह मंजर भी देखा कि सुबकतगीन का कटा हुआ सर उसके कदमों में पड़ा है और वो गजनी की साबिका मलका के बजाय मलका हिंद बन गई है और बेशुमार इंसानी गर्दनें उसके आगे झुकी हुई हैं। अरमगाना के पूरे जिस्म में कैफो निशात की तुंदो तेज लहरें उठ रही थी और इंतहाई सरखुशी के आलम में लड़खड़ाते कदमों से आग के गिर्द फेरे लगा रही थी। पंडित बुर्जमोहन ने अरमगाना शिराजी का हिंदी नाम सुमित्रा देवी तजवीज किया था। अरमगाना को अपना नया नाम बहुत पसंद था, खुसूसन देवी का लफ्ज के उससे इख्तदार, परस्तिश और गलबे का तासुर मिलता था। अगरचे बुर्जमोहन के सिवाय शादी का कोई दूसरा गवाह मौजूद नहीं था, लेकिन अरमगाना मुत्तमिन थी कि वो बहुत जल्द राजा को अपना गुलाम बना लेगी। ब्राह्मण हुक्मरान ने अपने खुफिया इशरत कदे को इस तरह रास्ता किया था कि अरमगाना की आंखें खीरा हो जाती थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में दौलत का ऐसा अजीमुशान मुजाहरा नहीं देखा था। और जब राजा जयपाल ने अपनी नई नवेली दुल्हन को हीरों के हार पहनाने शुरू किए तो उनके बोझ से अरमगाना झुकने लगी। बस महाराज, उसने एक अदाए खास के साथ दोनों हाथ जोड़ दिए। मैं दौलत के किसी अंबार की भूखी नहीं हूँ, मुझे तो सम्राट की मोहब्बत चाहिए। अरमगाना ऐसी दिलफरेब बातें कर रही थी कि राजा जयपाल घुटनों के बल उसके सामने झुक गया। एक तो कुदरती हुस्न और दूसरे ये बेपनाह आराइश। अरमगाना आज किसी और ही दुनिया की मखलूक नजर आ रही थी। समित्रा बेशक तो किसी देवी से कम नहीं। राजा जयपाल के होशो हवास गुम होते जा रहे थे। उसे ऐसे लग रहा था जैसे आकाश से कोई अप्सरा इस धरती पर उतर आई हो। अरमगाना की तेज नजरों ने चंद लम्हों में अंदाजा कर लिया था कि राजा जयपाल उसकी गुलामी पर रजामंद हो चुका है। सम्राट, मुझे इस पर फख्र है कि मैं आपकी शरीक हयात बनकर अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू कर रही हूँ। अरमगाना की अश्वत राजियां अपने उरूज पर थी, मगर एक खलिश हमेशा बेचैन रखेगी कि अवामी सतह पर मुझे ये एजाज हासिल नहीं हो सका। परेशान ना हो समित्रा, ये कहते हुए राजा जयपाल कुछ और झुक गया था। मैं अपनी रस्म रवाज की सरकशी और सिपह सलार बलराम सिंह की दीवानगी से मजबूर हूँ। ब्राह्मण हुक्मरान अरमगाना के हुजूर इस तरह माजरत पेश कर रहा था जैसे वो इसका अदना खिदमतगार हो। पहले मैं गजनी पर फतह हासिल करके तेरे ख्वाबों में रंग भर दूं, फिर तुझे अपनी रियाया के सामने महारानी का एजाज बख्शूंगा। अगर मैं सुबकतगीन पर लश्कर कशी से पहले अपने और तेरे रिश्ते का ऐलान कर दूं तो बड़े हंगामे बपा हो जाएंगे। अभी मुझे बलराम सिंह से बहुत काम लेना है। मैं अपने सिपह सलार को खूब जानता हूँ। अगर उसे इस ताल्लुक की हवा भी लग गई तो वो गुस्से से पागल हो जाएगा और सियासी तौर पर एक पागल इंसान जंग करने के काबिल नहीं रहता। मैं बहरहाल गजनी की जंग जीतना चाहता हूँ और फिल वक्त ये जंग बलराम सिंह के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। अगरचे अरमगाना के हुस्ने सोजा ने राजा जयपाल के दिलो दिमाग को जला कर रख दिया था, लेकिन फिर भी वो पूरे होशो हवास में था और बहुत होशियारी के साथ अपनी नई बीवी को बहलाने की कोशिश कर रहा था। मैं सम्राट की जुबान से अदा होने वाले हर लफ्ज पर एतबार करती हूँ, मगर बलराम सिंह की मौजूदगी मेरे लिए एक ऐसा मसला बन गई है कि जिसका बज़ाहिर कोई हल नजर नहीं आता। अरमगाना ने रुक रुक कर कहा। वह हकीकतन बलराम सिंह से बहुत ज्यादा खौफजदा थी। जब गजनी की फतह के बाद आप इस नए रिश्ते का ऐलान करेंगे तो क्या वो खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा? अरमगाना ने अपने अंदेशों का इजहार करते हुए कहा। शराब के असर से राजा जयपाल बहकने लगा था। उसने धुंधली आंखों से अरमगाना की तरफ देखा और फिर लड़खड़ाते हुए लहजे में कहने लगा, इन फजूल बातों से इस रात के हुस्न को बर्बाद ना करो। बलराम सिंह कौन है? जयपाल की जुबान में लुकनत थी, मगर आवाज से गैज़ व गजब का इजहार हो रहा था। वो कुछ भी नहीं, और अगर कुछ है तो सिर्फ मेरा गुलाम है। एक गुलाम की हैसियत ही क्या, आका की जुम्बिश चश्म पर जी उठता है और आका की आंख के इशारे पर मर जाता है। मैं बलराम सिंह की मौत और जिंदगी का मालिक हूँ। जब चाहूँ उसकी सांसों का शुमार खत्म कर दूं। गजनी की फतह के बाद मैं उसे अपने इनाम इकराम से नवाजूंगा और साफ साफ कह दूंगा कि वो तुमसे दस्तबरदार हो जाए। अगर उसने अपने माथे पर शिकन लाए बगैर मेरी बात मान ली और आगे बढ़कर मेरे कदम छू लिए तो मैं उसे अपने लुत्फ करम के साए में अमान दे दूंगा, और अगर उसके चेहरे पर नागवारी का हल्का सा अक्स भी उभर आया तो फिर मेरी आतिश कहर बलराम सिंह की चिता की आग बन जाएगी। राजा जयपाल की जज्बाती गुफ्तगू सुनकर अरमगाना मुत्तमिन हो गई और उसने अंदाजा कर लिया कि ब्राह्मण हुक्मरान उनकी गुलामी पर रजामंद हो चुका है।
یہ ایک بڑی فتح تھی اور اس فتح کے بعد ارمغانہ کے دل سے بلرام سنگھ کا خوف بھی زائل ہو گیا تھا۔ کیا بلرام سنگھ راجہ جے پال اور ارمغانہ کی شادی سے لا علم رہا یا ارمغانہ کوئی اور ہی کھیل کھیلنے لگی؟ غزنی کے اوپر حملے کا کیا بنا، یہ سب جانیے داستان کے اگلے حصے میں۔